छोटा बेटा शिवाजी, बड़ा बेटा था संभाजी। शिवाजी महाराज का बड़ा भाई था संभाजी, और उनका बेटा भी संभाजी है। तो आपके गलत फहमी हो सकती। राजमाता जिजाऊ को अपने 12 साल के शिवाजी बेटे को यहाँ भेजा था। शाहजी राजा के दुश्मन थे आदिल शाह, उन्होंने पूना के ऊपर आक्रमण करके पूरे पूना को जला के राख कर दिया था, उद्ध्वस्त किया था। शिवाजी महाराज के देहांत के उपरांत खुद औरंगजेब शिवाजी ने निर्माण किया हुआ छोटा सा राज्य को जीतने के लिए दक्षिण भारत में आ गया। 23 साल की विधवा तरुणी महारानी ताराबाई ने औरंगजेब के खिलाफ लड़ना शुरू किया 7 साल तक। जैसे महाराणा प्रताप को एक महान सेनानी मानते हैं, और उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को अजिंक्य योद्धा मानते, और उसके बाद है बाजीराव पेशवा। फर्स्ट बाजीराव पेशवा कभी हारे ही नहीं। आप इस वक्त स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो बाजीराव पेशवा की मूर्ति है, और पेशवाओं का जो इतिहास रहा है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई काबिल पेशवा रहा है तो रहे हैं बाजीराव पेशवा। और इस वक्त हम पुणे में हैं, और पुणे में शनिवार वाड़ा में हैं। शनिवार वाड़ा वो जगह थी जो जहाँ से एक तरीके से कहा जाता है कि मराठा साम्राज्य चलता था, क्योंकि इसको चलाने की जिम्मेदारी होती थी पेशवाओं की। पेशवाओं को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो जैसे आज के ज़माने में प्रधानमंत्री होते हैं, तो मराठा साम्राज्य को चलाने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त करते थे छत्रपति, जो कि राजा होते थे। तो इन पेशवाओं का गढ़ या उनका किला जहाँ से वो पूरा मराठा साम्राज्य चलाते थे वो यही शनिवार वाड़ा है, और इसी शनिवार वाड़ा में हम खड़े हैं। तो आज जानेंगे कि शनिवार वाड़ा से और पुणे से छत्रपतियों का क्या संबंध है, शिवाजी महाराज का क्या संबंध है, पेशवाओं का क्या संबंध है, और इसके साथ ही हम ये समझेंगे कि इस शनिवार वाड़ा का इतिहास क्या है। एक इतिहास में एक घटना का जिक्र ये भी आता है इस शनिवार वाड़ा से जुड़ा हुआ, जब एक चाचा ने एक पेशवा अपने भतीजे की कत्ल करवा दिया सिर्फ कुर्सी के लिए। उसकी कहानी क्या है वो भी समझेंगे, और सब कुछ बताने समझाने के लिए हमारे साथ देखिए बहुत ही हिस्ट्री के, मतलब कि वो बुज़ुर्ग ज़रूर हैं मगर छात्र आज भी हैं। और अगर इनके इतिहास में जाएंगे, हमारे साथ पांडुरंग बालकोले जी हैं जो कि पहले सेना में रहे हैं, सेना में रिटायर होने के बाद भी हिस्ट्री से जुड़े रहे, सेना में रहने के दौरान भी हिस्ट्री से जुड़े रहे, राष्ट्रपति से सम्मानित हैं, 2 बार इनको अवार्ड मिला हुआ, और दिल्ली की जेएनयू यूनिवर्सिटी से लेकर पुणे की यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कई जगहों पे सेक्रेटरी हैं, एडवाइज़र हैं। तो लंबा चौड़ा आपका इतिहास है सर, बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थोड़ा सा हमें सबसे पहले तो इस मूर्ति के बारे में और इस मूर्ति के साथ ही शनिवार वाड़ा के बारे में बताइए। हम जहाँ खड़े हैं जी, जहाँ से जिसका नाम है शनिवार वाड़ा, जी, जहाँ से पूरे हिंदुस्तान का राजकारण चलता रहा। आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में मुगलों का राज था। वो मुगलों के राज के खिलाफ पहली बगावत की छत्रपति शिवाजी महाराज। जी, शिवाजी महाराज ने अपने 12 साल के आयु में उनकी माता राजमाता जिजा माता 1642 में बंगलोर से शाहजी राजा जो शिवाजी महाराज के पिताश्री थे उनसे सलाह करके उनकी जो जागीर थी शाहजी राजा की पूना की थी। जी, तो ये पूना की जागीर को उनका कारोबार करने के लिए अपना छोटा बेटा शिवाजी, बड़ा बेटा था संभाजी। जी, शिवाजी महाराज का बड़ा भाई था संभाजी, और उनका बेटा भी संभाजी है। तो आपके गलत फहमी हो सकती है। जी, जी, बिल्कुल। तो शाहजी राजा और जिजा माता का सबसे बड़ा बेटा था संभाजी। उसको बंगलोर में, वहाँ का जो उन्होंने राज खड़ा किया था, बंगलोर से लेके जिंजी तक का उसका कारोबार संभाजी राजा संभालेगा। और महाराष्ट्र में पुणे में शाहजी राजा की जो जागीर थी, वो जागीर का कारोबार देखने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी राजमाता जिजाऊ को अपने 12 साल के शिवाजी बेटे को यहाँ भेजा था। लेकिन यहाँ जब जिजा माता 1642 में पुणे में आई तो यहाँ की अवस्था क्या थी?
क्योंकि शाहजी राजा के दुश्मन थे आदिल शाह। उन्होंने पूना के ऊपर आक्रमण करके पूरे पूना को जला के राख कर दिया था, उद्ध्वस्त किया था। यहाँ रहने को मना थी, एक भी घर रखा नहीं था, और यहाँ गधे का हल चला के इस भूमि को शापित किया था। ऐसे शापित भूमि में जिजामाता अपने 12 साल के छोटे बच्चे शिवाजी को लेके आए। उन्होंने पहले कार्य क्या किया, गधे का हल चला के शापित किए हुए पुण्य नगरी में सोने का हल चलाया 12 साल के शिवाजी से। दुनिया के इतिहास में अनेक नगरों में, रोम शहर में गधे का हल चलाया गया है, उसको शापित किया गया है। दुनिया में अलग जगह ऐसा, लेकिन सोने का हल चलाने की ये दुनिया की एकमेव घटना है। जिजामाता ने शुभा से यहाँ सोने का हल चला के शापित भूमि को पहले पवित्र बनाया। दूसरी बात, यहाँ गणेश भगवान है, कस्बा गणपति पूना का जो आराध्य दैवत है, वो मंदिर को उद्ध्वस्त किया था। गणेश जी की मूर्त को छुपा के रखा था, उसको बाहर निकाल के नया मंदिर बनवाया और गणेश जी की स्थापना करके अपने कार्य का शुभारंभ किया। फिर जिजामाता और बाल शिवाजी के रहने के लिए यहाँ मकान बनाया था जिसका नाम था लाल महल। वही लाल महल में राजमाता जिजाऊ ने शाहजी राजा का आदर्श अपने शिवाजी के ऊपर रखा। इतना ही नहीं, शिवाजी में एक आदर्श व्यक्ति का निर्माण किया, युग पुरुष का निर्माण किया है। शिवाजी को हम युग पुरुष मानते हैं। हजारों साल में एक आदि व्यक्ति ऐसी बनती है, जैसे भगवान राम है, भगवान श्री कृष्ण है, आदि शंकराचार्य है, चाणक्य है और राणा प्रताप जी है। ऐसे जो महान हैं जिन्होंने देश को एक अलग इतिहास रचा है उस देश के लिए, ऐसे शिवाजी को हम युग पुरुष समझते हैं। और एक युग पुरुष का निर्माण अपने बच्चे में उन्होंने किया है, आदर्श संस्कार। उनको रामायण महाभारत सिखाया, शुक्र नीति, भीष्म नीति, चाणक्य नीति सिखाई। उसके साथ धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, न्यायशास्त्र, शस्त्र विद्या, अश्व विद्या, दुर्ग शास्त्र उनको सब यहीं पर सीखा। और वो लाल महल है। मतलब शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का कह सकते हैं कि बचपन यहाँ भी था, यही और यहीं से सारी शिक्षा दीक्षा ली उन्होंने। शिवाजी महाराज की ही भूमि है पुण्य नगरी जी। और फिर यही शिवाजी राजा ने संकल्प लिया कि मैं ये परकीय सल्तनतों से, यहाँ आदिलशाही थी, निजामशाही थी, कुतुबशाही थी, इमादशाही थी, फारूकी शाही थी और उत्तर भारत में मुग़ल सल्तनत थी जी। गोवा में पुर्तगीज़ थे, बम्बई में अंग्रेज़ थे, यहाँ फ्रेंच थे। ये सब परकीय और अन्यायी अत्याचारी सत्ताओं से संघर्ष करके इस भूमि को आज़ाद कराना है, हमारे संस्कृति को आज़ाद कराना है, हमारे समाज, हिंदू समाज को आज़ाद कराना है। यही उनका ध्येय रहा। जिजाऊ और शिवाजी महाराज की एक सोच थी, आदर्श व्यक्ति आदर्श समाज बनाता है और आदर्श समाज ही आदर्श राष्ट्र बना सकता है। तो पहले हर व्यक्ति में आदर्श व्यक्ति का निर्माण हो, आदर्श समाज का निर्माण हो, अपने आप आदर्श राष्ट्र बनेगा। ये शिवाजी महाराज की सोच थी और इसी उद्देश्य से उन्होंने जीवन भर अपना कार्य किया। अब थोड़ा सा हम पेशवाओं का इतिहास जानते हैं जी। थोड़ा अंत में आ रहा, जब शिवाजी ने इस तरह का महाराष्ट्र में हिंदूपत पातशाही की स्थापना की है, ये सोचने के बाद औरंगजेब खुद, शिवाजी महाराज का देहांत हो गया 1680 में और शिवाजी महाराज के देहांत के उपरांत खुद औरंगजेब शिवाजी ने निर्माण किया हुआ छोटा सा राज्य को जीतने के लिए दक्षिण भारत में आ गया। 27 साल औरंगजेब ने महाराष्ट्र में रह के ये
हिंदवी साम्राज्य या शिवाजी का स्वराज्य है वो जीतने की कोशिश की। शिवाजी का बड़ा बेटा संभाजी, जी छत्रपति संभाजी, जी उन्होंने 9 साल तक औरंगजेब से संघर्ष किया। जो औरंगजेब ने सिर्फ 1.5 साल में बीजापुर की आदिलशाही सल्तनत जीत के मुगल साम्राज्य में विलीन की और 6 महीना में गोलकोंडा की कुतुबशाही सल्तनत मुगल साम्राज्य में विलीन की। लेकिन वही औरंगजेब को 27 साल तक ये शिवाजी महाराज का स्वराज्य जीतना मुश्किल होगा, नहीं जीत सका। 9 साल तक संघर्ष करने के बाद भी हम संभाजी को जीत नहीं सकते, तो उन्होंने कपट नीति की और गद्दारी से संभाजी को पकड़ लिया। औरंगजेब ने संभाजी को कहा कि तुम इस्लाम धर्म को कबूल कर दो, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, तुम्हारा राज तुमको देंगे। लेकिन संभाजी महाराज ने स्वीकार नहीं किया। अंत में औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या कर दी, निर्गुणता से की। उनकी आँखें निकाली, जीवा काटी, शरीर के ऊपर पूरी चमड़ी निकाली, हाथ पाँव काटे। लेकिन संभाजी महाराज ने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। धर्म के लिए उन्होंने बलिदान दिया। लेकिन उससे क्या हो गया, यहाँ का हर हिंदू औरंगजेब के खिलाफ खड़ा हुआ। फिर शिवाजी महाराज का दूसरा बेटा राजाराम महाराज, वो सिर्फ 18-19 साल का था। फिर उन्होंने 11 साल तक संघर्ष किया, लेकिन उनका भी देहांत सिर्फ 29 साल की उम्र में गया। 3 मार्च 1700 में राजाराम महाराज का पुणे में सिंहगढ़ के किले में देहांत हो गया। उनका बेटा उनकी पत्नी थी, उनका बेटा छोटा था, 23 साल की विधवा थी महारानी ताराबाई। 23 साल की विधवा तरुणी महारानी ताराबाई ने औरंगजेब के खिलाफ लड़ना शुरू किया। 7 साल तक महारानी ताराबाई ने संघर्ष किया। 27 साल संघर्ष करके हम मराठों की जीत नहीं सकते, निराश हो गया, क्योंकि औरंगजेब की उम्र 90 साल की थी, 90 साल की। और अंत में 20 फरवरी 1707 में अहमदनगर के बाजू में उनका देहांत हो गया और ये संघर्ष खत्म हुआ। अभी देखो, संभाजी महाराज को उनके कैद करने के बाद औरंगजेब ने शिवाजी महाराज का जो राजधानी का किला था रायगढ़, उसको जीत लिया था। और रायगढ़ किले में संभाजी महाराज की पत्नी महारानी इसुबाई और उनका छोटा बेटा जिसका नाम था शिवाजी, बाद में औरंगजेब ने उसको शाहू करके रखा था, वो शाहू को कैद कर लिया। 10 साल का ये बेटा मुग़लों के कैद में गया। 17 साल तक वो मुग़लों के कैद में था। जब औरंगजेब के निधन होने के बाद औरंगजेब के बेटों में आपस में यादवी युद्ध यानी लड़ा शुरू हो गया, आपस में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। और उसी समय शाहू महाराज जो संभाजी महाराज का बेटा था, उसका वो कैद से छूट गया मुग़लों के और महाराष्ट्र में आ गया। और उसके बाद शाहू छत्रपति बन गया और उन्होंने नया संघर्ष शुरू किया। पहला उनका बेटा, उनका जो पंतप्रधान पेशवा बन गया शाहू का, बालाजी विश्वनाथ पेशवा, जो फर्स्ट बाजीराव के पिताजी थे। वो भट्ट घराने से आए, उनको पेशवा नाम प्राप्त हुआ। बालाजी विश्वनाथ ने 1713 से लेके 1720 तक पेशवाओं का कारोबार किया और 1719 में यही बालाजी विश्वनाथ पेशवा के नेतृत्व में मराठे पूना से दिल्ली में गए और उन्होंने दिल्ली का लाल किला जीत के जो फर्रुखशियार बादशाह था उसको चेंज करके वहाँ रफ़ी उत्तरजत नाम के बादशाह को बिठाया और मराठी सल्तनत को वो बादशाह से मान्यता प्राप्त की, शिवाजी महाराज के मराठी राज्य को। और 1 साल के बाद बालाजी विश्वनाथ का निधन हुआ 1720 में और उनके 20 साल का बेटा सबसे बड़ा, उसका नाम था बाजीराव, फर्स्ट बाजीराव पेशवा। और यही बाजीराव पेशवा को शाहू महाराज को पूरा विश्वास था, क्यों, उन्होंने बचपन से लेके बाजीराव को देखा था, उसका पराक्रम, उसकी होशियारी, उनकी कर्तृत्व देखा था। और उन्होंने 20 साल के एक युवा को पूरे मराठी राज्य का कारोबार सौंप दिया,
पंतप्रधान बना दिया प्रधानमंत्री बना। और उन्होंने विश्वास, अपने स्वामी का विश्वास पूरा कर दिया। जी। बाजीराव ने एक भी लड़ाई कभी हारी जी, नहीं। ऐसा कहा जाता है कि 30 लड़ाइयां मुझे लगता है लड़ी, जहाँ तक मेरी उन्होंने जानकारी अजिंक्य है, योद्धा और कभी नहीं हारे कभी बाजीराव नहीं हारे। पेशवा। अभी आपने देखा होगा बीच में एक पिक्चर भी आई थी बाजीराव बाजीराव मस्तानी मैं करके, उसका मगर मार्गदर्शक उसमें पराक्रम की बात कम है, उन्होंने उनके मस्तानी जो का युद्ध, दिखाया। हाँ युद्ध जो उनके अंदर शिल्प था उसकी बात कम है। थोड़ा मैं कम उसके है। बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें प्रेम और उनके निजी जीवन के बारे में ज्यादा बात है। तो वो जबकि कहा जाता है कि इनसे बड़ा पेशवाओं में कोई योद्धा नहीं हुआ कभी। बाजीराव जैसा हिंदुस्तान में शिवाजी महाराज जैसे महाराणा प्रताप को जी। एक महान सेनानी मानते हैं, और उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को अजिंक्य योद्धा मानते हैं, और उसके बाद है बाजीराव पेशवा, फर्स्ट बाजीराव कभी नहीं पेशवा। हारे। कभी हारे ही नहीं। उन्होंने पोर्तुगीज़ों को परास्त कर दिया, और ठाणा से लेके गुजरात तक का पोर्तुगीज़ों का उत्तर फिरंगन, उत्तर का राज्य था, वो जीत लिया। जंजीरेकर सिद्दी को परास्त कर दिया। निजाम उल मुल्क जो 18वीं सदी का सबसे मुग़ल सरदार रहा, सिपह सालार वजीर, वो उसको भी 3 बार हराया है। सबसे ताकतवर पालखेड़ सेना में- बताते हैं उनके पास थी। हाँ, पालखेड़ में, भोपाल में और बाड़ापुर में उनको तीनों को 3 जगह उनको परास्त किया है, निजाम को, जी। और उनके बेटों को भी परास्त किया। उसके सवाई जैसियों को परास्त किया। उसके बाद जो मालवा के सूबेदार थे गिरधर बहादुर, दया बहादुर, उनको भी किया। बुंदेलखंड उन्होंने मालवा जीत लिया मुगलों से। बुंदेलखंड, जिस बुंदेलखंड जो शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेके छत्रसाल बुंदेला, उनके पिताजी थे चंपतलाल बुंदेला, कि जो औरंगजेब के साथ यहाँ आए थे, लेकिन एक दिन मर्जी भटक गई और औरंगजेब ने चंपतलाल बुंदेला को कहा कि आपको इस्लाम को कबूल करना पड़ा। तो चंपतलाल बुंदेला ने अपने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया। तो उनका पूरा राज औरंगजेब ने जीत लिया था बुंदेलखंड का। जी। तो चंपतलाल का बेटा छत्रसाल बुंदेला क्या करे, वो अपनी सिर्फ हमारी रक्षा करने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज है। तो शिवाजी महाराज को मिलने गए, तो शिवाजी महाराज ने उनको प्रेरणा दी कि जिस तरह से मैं यहाँ हिंदू शाही की स्थापना की, इसी तरह तुम बुंदेलखंड में जाके अपने राज्य को फिर महाराणा प्रताप जी जैसे फिर दोबारा अपने कब्जे में ले लो, मैं आपको पूरी सहायता करेंगे। और इसी छत्रसाल बुंदेला बुंदेलखंड में गए और उन्होंने अपना बुंदेलखंड को आज़ाद करवा दिया। लेकिन 1730 के करीब, 27 के करीब, वो वहाँ मोहम्मद खान बंगश, मुग़लों ने छत्रसाल, उस टाइम छत्रसाल बुंदेला का उम्र 80 साल की थी, उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और पूरा बुंदेलखंड फिर दोबारा उन्होंने जीत लिया। कौन? मोहम्मद खान बंगश, मुग़ल वजीर ने। तो छत्रसाल बुंदेला ने बाजीराव को पत्र लिख के कहा कि आप मेरी रक्षा कर दीजिए। तो इसलिए बाजीराव पेशवा बुंदेलखंड में गया, मोहम्मद खान बंगश का पराजय किया, पूरा बुंदेलखंड जीतने के बाद वो छत्रसाल को बहाल कर दिया, क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उसके बाद उन्होंने दिल्ली कूच भी किया था। उसके बाद जीत सकते थे, वो छोड़ के क्यों आ गए थे? बताता हूँ। और फिर छत्रसाल ने बाजीराव को अपना 5वां बेटा मान के अपने राज्य का 5वां हिस्सा दे दिया, और अपनी बेटी जो मस्तानी है, एक मुस्लिम उनके पत्नी से हुई थी, वो बाजीराव को बहाल कर दी। वही बाजीराव की एक पत्नी है, वो कृष्ण संप्रदाय की थी। छत्रसाल की एक पत्नी जो मुस्लिम थी, वो कृष्ण संप्रदाय, कबीर संप्रदाय की थी। उनकी वो बेटी थी, उसका नाम है मस्तानी, वो भी कृष्ण संप्रदाय की थी। और इसी तरह बाजीराव को बुंदेलखंड में राज्य, गुजरात में राज्य खड़ा कर दिया, मराठी राज्य। और 1737 में 37 में जब मुग़ल बहुत बड़े हावी होने लगे, तो खुद बाजीराव दिल्ली में चले गए। रामलीला, उस राम दशहरे का ये चल रहा था त्यौहार, और उन्होंने, क्योंकि क्या हुआ था उसकी कहानी ऐसी है, एक बाजीराव पेशवा का एक छोटा सा गट, यानी फौज, छोटी सी फौज, वो उस एरिया में घूम रही थी। तो वजीर के फौज ने उनके ऊपर अटैक किया था। ये थी 5000 की, वजीर के पास था 40,000 की। तो वो उनका पराजय होगा, मराठे भाग गए।
तो वजीर ने जाके बादशाह को बताया कि बाजीराव का पूरा पराभव करके बाजीराव को मैंने परास्त कर दिया। अब तक तो बाजीराव यमुना पार करके नर्मदा पार के गया है महाराष्ट्र में। यह जब बात बाजीराव को समझ में आया तो मुग़ल बादशाह और वजीर को मैं कौन हूँ इसका उन्होंने उसके ऊपर एक दिखाना था कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसीलिए बाजीराव ने अपने साथ 20,000 की फौज लेके दिल्ली में 3 दिन में दिल्ली में हमला कर दिया। तो उनको दिल्ली में हमला करके जीतना उद्देश्य नहीं था, सिर्फ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कभी भी दिल्ली में आ सकता हूँ, ये दिखाने के लिए किया। पूरा बादशाह भयकंपित हुआ और बाजीराव बाहर पड़ गया। इस वजह से बाजीराव की ये तो इस बहुत। उसके बाद जब 1739 में ईरान का शाह नादिर शाह उन्होंने दिल्ली के ऊपर हिंदुस्तान के ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने दिल्ली जीत लिया। अब दिल्ली में एक ही आतंक किया, मथुरा, काशी, अयोध्या और हर जगह उन्होंने अन्याय अत्याचार, मंदिरों का ये किया। मुग़लों का सिंहासन शाहजहां ने बनवाया, तख्त ताऊस, उसको भी अपने कब्जे कर लिया और कोहिनूर हीरा भी जीत लिया। और जब मुग़ल बादशाह ने कि हम नादिर शाह को काबू में नहीं रह सकते हैं, तो उन्होंने बाजीराव पेशवा को एक खत लिख के एक विनंती कर दी कि आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, आप हमारी रक्षा के लिए दिल्ली में आए। इसीलिए बाजीराव उन्होंने जिस मुग़लों से संघर्ष किया, लेकिन वो हिंदुस्तान के थे, नादिर शाह ये ईरान का था। तो हमारा कर्तव्य बनता है, जिस तरह से पांडवों ने कौरवों की रक्षा की थी, उसी तरह हमें भी हिंदुस्तान की रक्षा करनी पड़ेगी, समय पे मुग़लों की भी रक्षा करनी पड़ेगी। इसीलिए बाजीराव वहाँ से महाराष्ट्र से दिल्ली की तरफ निकला। ये बात सुनने के बाद नादिर शाह भयभीत हो गया और उन्होंने दिल्ली का कब्जा छोड़ के वो अपने देश में गया। जाते टाइम उन्होंने मुग़लों के 40,000 लोगों की दिल्ली में कत्ल किया, 15,000 महिलाओं के लेके अपने साथ गया, करोड़ों रुपए की लूट किया। तो इस तरह से अभी दिल्ली की रक्षा मुग़ल सल्तनत नहीं कर सकती है। तो 1752 में, तो 1740 में 28 अप्रैल को नर्मदा के तट में बाजीराव का निधन हो गया। बाजीराव के बाद उनका बड़ा बेटा बालाजी बाजीराव यानी नाना साहेब पेशवा बन गया और उन्होंने 1740 से लेके 1761 तक अपने मराठी राज्य को साम्राज्य बनाया। और नाना साहेब पेशवा के समय ही पानीपत का संघर्ष हुआ और अटक से लेके कटक तक साम्राज्य हो गया। जब नादिर शाह का 1747 में ईरान में हत्या हो गई, तो उसके बाद अफ़गानिस्तान आज़ाद करके अब्दाली ने हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। 1748, 1751 में जब दिल्ली जीत के उन्होंने अत्याचार शुरू किए, तो मुग़ल बादशाह ने नाना साहेब पेशवा को दिल्ली बुलाया और पूरे हिंदुस्तान और मुग़ल सल्तनत की रक्षा का उनके ऊपर सौंप दिया। और उसको जो ट्रीटी हो गई, उस ट्रीटी को करते अहमदी तह 1752 में बना और वो मराठों ने हिंदुस्तान की रक्षा का पूरा अपने सिर के ऊपर जिम्मेदारी ले लिया। और उसके बाद अब्दाली से जो संघर्ष उसी नाते हो गया और पूरे हिंदुस्तान की चौथाई और सरदेशमुखी का अधिकार मुग़लों ने मराठों को दिया था। और जब 1757 में अब्दाली हिंदुस्तान में दिल्ली में आक्रमण करके आया, तो नाना साहब पेशवा ने अपना छोटा भाई रघुनाथराव पेशवा को दिल्ली में भेजा और वहाँ से मराठों ने दिल्ली से पहले अब्दाली को भगाया। वो सरहिंद में गया, सरहिंद से भगाया, लाहौर में गया, लाहौर से भगाया और वो अटक से लेके अफ़गानिस्तान गया और अब्दाली का पीछा करते मराठे अटक तक पहुँचे। 1757 के सितंबर महीना में मराठों ने अटक का किला जीता था। हिंदुस्तान में 2500 साल में अनेक परकीय सत्ताओं ने, ग्रीक आए, रोमन आए, शक आए, हून आए, कुशान आए और तुर्क आए, ईरानी आए, अफ़गान आए,
लेकिन कोई भी हिंदुस्तान का राजवंश उनका पीछा करते रहे, हिमालय के गोदी तक गया नहीं, चोटी तक। और मराठों ने अटक में जाके खैबर खिंड से उनको वहाँ खदेड़ दिया। और शिवाजी महाराज का सपना था असे तो हिमाचल, हिमालय के चोटी से लेके सागर के यानी कन्याकुमारी के किनारे तक एक हिंदुओं का, एक भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य निर्माण करना था कि जिसके ऊपर फिर दोबारा कोई आक्रमण न करे। वो एक प्रकार का सपना पूरा हुआ था, क्योंकि उसी समय ओडिशा में कटक में मराठों का राज हुआ था। मराठों ने अंग्रेज़ों से और मुग़ल सल्तनत से वहाँ संघर्ष करके ओडिशा और बंगाल का बहुत से आधा भाग, ओडिशा पूरा, आज का छत्तीसगढ़, ये पूरा एरिया उस टाइम जीत के शिवाजी महाराज का असेतु हिमाचल का सपना पूरा किया था। और इसी सिर्फ मराठों ने साम्राज्य नहीं किया, जब 14 जनवरी 1761 में मराठों का अब्दाली से एक बहुत बड़ा संघर्ष पानीपत के भूमि में हुई, और वो भूमि में जिनके लिए मराठे गए थे, जिनकी रक्षा करने गए थे, उन्होंने ना हमको अन्न दिया, अनाज दिया, ना हमारे जानवर को उन्होंने चारा दिया। ऐसे स्थिति में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया था कि तुम जीतेगे तो तू इस पृथ्वी का राज्य करेगा, अगर तू बलिदान देगा तो स्वर्ग प्राप्त होगा। ऐसा ही सोच के सदाशिवराव भाऊ ने पानीपत के भूमि में 1 लाख मराठे लड़ते रहे और 1 लाख मराठों ने बलिदान दिया। लेकिन युद्ध में मराठों की हार हुई जरूर, लेकिन मराठों के हार में मराठों का विजय था, उनका ध्येय का विजय था। और अब्दाली ने इस बार जीतने के बाद भी उसको खाली जाना पड़ा, क्योंकि जो पैसा लेके आया था, जो फौज लेके आया था, उसकी आधी फौज गई। और इस बार उसको हिंदुस्तान की लूट करने का भी भाग्य प्राप्त नहीं हुआ। और थोड़े ही दिन में अब्दाली के खिलाफ बगावत हो गई, अब्दाली का राज खत्म हुआ। लेकिन मराठे सिर्फ 10 साल में फिर दोबारा राख से उठने की जैसे उन्होंने उठ गया। और 1771 में महाजी शिंदिया, तुकोजी होलकर और मराठों ने दिल्ली में कब्जा कर लिया। 10 जनवरी 1771 में मराठों ने, जो शाह आलम बादशाह 11 साल वहाँ से दिल्ली से भाग के बिहार में, पटना में अंग्रेज़ों के आश्रय में गया था, उन्होंने उसको कैद में रखा था। अंग्रेज़ों से कैद से शाह आलम बादशाह को छुड़वा के दिल्ली में लाया। और जो अब्दाली का सिपाही सराय, उनका सेनापति था नजीब खान, जिनकी वजह से पानीपत का संघर्ष हुआ था, वो नजीब खान का, वो तो मर गया था, उसका बेटा था ज़ाबेता खान, उसको कैद कर लिया। और नजीब खान की जो राजधानी थी नजीबाबाद, फत्तरगढ़, घोषगढ़ पूरा जीत लिया। फिर मराठों ने हिमालय तक का पूरा हिंदुस्तान जीत लिया और पानीपत का बदला कर लिया। 1771 से लेके 1803 तक मराठों ने दिल्ली के मुग़ल सल्तनत की रक्षा की। इतना ही नहीं, 1803 के अंग्रेज़ों की फ़ौज दिल्ली जीतने के लिए दिल्ली में आ गई। दुर्दैवता से मुग़लों की फ़ौज ही नहीं थी, सिर्फ मराठे अंत तक लड़ते गए। इसीलिए जनरल लेक ने दिल्ली विजय का अपना इतिहास लिख के रखा है, और उसमें जनरल लेक लिखते रखता है कि दिल्ली हमने मुग़लों से लड़के नहीं जीती, दिल्ली जीतने के लिए हमें मराठों से जान दे के लड़ना पड़ा, और बाद में ही हमें दिल्ली प्राप्त हो गई। ऐसा ये हिंदुस्तान मराठों का इतिहास है। ये बिल्कुल, ये मराठों का आपने पूरा इतिहास लगभग हमको बता दिया कि कैसे उनका शौर्य से बड़ा राज्य है। अभी है। हाँ, ये जो शनिवारवाड़ा देखते हैं, यही शनिवारवाड़ा से मराठों ने पूरे हिंदुस्तान का कारोबार किया, हिंदुस्तान की रक्षा की। यहाँ से लाखों लाखों मराठों की फौज यही शनिवारवाड़े से निकलती थी। और यह शनिवारवाड़े का जो मेन गेट है उसका नाम है दिल्ली दरवाज़ा। और ये दिल्ली दरवाज़ा नाम किस लिए रखा था? तो मराठों का सपना था दिल्ली को कंट्रोल करना है,
और इसका लाभ रखा है दिल्ली दरवाज़ा बाजीराव पेशवा ने, और अपना सपना ही उन्होंने पूरा कर दिया। और यही दिल्ली दरवाज़ों से मराठों हिंदुस्तान की रक्षा के लिए गए, और जब विजयी होते थे तो यही दिल्ली दरवाज़ों से मराठों की महिलाएं हमारे वीर योद्धाओं के ऊपर सोने के और चांदी के फूल ये करते थे। ये ऊपर जो दिख रहा है पूरा structure। हाँ वही, और यही है जो शनिवार बड़ा है, ये हिंदुओं के अस्मिता का है, ये मराठों का ही नहीं है, ये हिंदुओं का है। हिंदुओं का एक प्रेरणा भूमि है, ये भारतीयों की प्रेरणा भूमि है। क्योंकि मराठों ने जिस तरह से हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की एक मानसिकता थी उसको पूरा खत्ती कर दिया, इसीलिए जो अंग्रेज़ों से भी संघर्ष हुआ 1857 का, उसका भी नेतृत्व नाना साहेब पेशवा, राव साहेब पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और उनके ही नेतृत्व में बहादुर शाह जफर, वो तो लड़ नहीं सकता था, बूढ़ा था, तो मराठों ने 1857 का संघर्ष की भी कमान अपने हाथ में ली, और 1857 में भी मराठों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करके अपने देश की रक्षा करने की कोशिश की। और यही पुणे है, ये शिवाजी महाराज की भूमि है, बाजीराव पेशवा की भूमि है। और इसी भूमि से जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो बड़ा संघर्ष किया, लोकमान्य तिलक जी, लाला लाजपत राय पंजाब जी, बिपिन चंद्र पाल बंगाल, और यही पुणे से लोकमान्य तिलक ने स्वतंत्रता प्राप्त करना मेरा आद्य कर्तव्य है और मैं वो निभाऊंगा। ये जो पुकार किया लोकमान्य तिलक, यही भूमि है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की भूमि है, यही पुणे है स्वतंत्र वीर सावरकर की भूमि है, यही पुणे है जहाँ सुखदेव की भूमि है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, यही भूमि है। जिस तरह से यह महापुरुषों ने देश के आज़ादी के लिए, नामदार गोखले भी यही के ही है, महात्मा गांधी के गुरु जी, ये भी यही के हैं, लोकमान्य तिलक के साथ नामदार, और उसके साथ और भी एक संघर्ष पुणे ने किया है। पुणे ने दूसरा संघर्ष है, हमारे हिंदू धर्म में जो अनिष्ट रूढ़ी हो गई थी, तो हमें परिवर्तन करना था, एक प्रबोधन की हमें संघर्ष की, एक समाज सुधारों की ज़रूरत थी। तो यहाँ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, यहाँ से उन्होंने पहली महिलाओं के लिए स्कूल निकाला। उसके बाद लोकमान्य तिलक के साथ आगरकर जी ने समाज सुधारने का कोशिश की। यही भूमि है भारत रत्न कर्मवीर महर्षि कर्वे जी की भूमि है। ऐसी भूमि है, यहाँ के फर्ग्यूसन कॉलेज में भारत के कौन से, देखो प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर जी यहाँ पढ़े हैं, नरसिंह राव यहाँ पढ़े हैं, यहाँ अपने बीबी गिरी भी यहाँ रह के गए हैं। और दूसरी बात कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो, वो भी पुणे के एसपी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। बिल्कुल। तो ये शिक्षा की भूमि है, आज पुणे शिक्षा की भूमि है, ये संरक्षक की भूमि है। पुणे में हेडक्वार्टर सदर्न कमांड है, आर्मी हेडक्वार्टर के बाद जो फौज का दूसरा सबसे बड़ा जो कार्यालय है, जिसको कहते हैं दक्षिण कमांड, सदर्न कमांड, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, ये पूरे एरिया का जहाँ से कारोबार चलता है, वो हेडक्वार्टर सदर्न कमांड यानी दक्षिण कमांड पुणे में है। यहाँ एनडीए है, हिंदुस्तान के फौजी अफसर जिनका ट्रेनिंग यहाँ होता है। यहाँ सीएमई है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग यही है।